में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे पहाड़ में बारिश, मैदान में सैलाब। उत्तराखंड के पहाड़ों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में दूर दूर तक हो रही बारिश के चलते यूपी के करीब 23 जिलों में सैलाब आ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक बार गांव पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों एकड़ के जंगल, हजारों बीघे खेत और उससे जुड़े संपर्क रास्तों पर पानी भर गया है। पहले से बर्बादी झेल चुकी फसलों की अब फिर से बर्बादी हो रही है। पानी के सैलाब पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा रहे हैं। सुबह पूछ रहा है, इसी तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या समय रहते इस तबाही को रोका जा सकता था? इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण यूपी में गंगा नदी व अन्य नदियां उफान पर हैं। इस कारण यूपी के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 23 जिले के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी हैं। पूर्वांचल में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। वहीं अगर गांवों के हिसाब से बात करें तो यूपी के 1243 गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंगा के उफान के कारण गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, बदायूं और बलिया जिले में बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं यमुना नदी के उफान पर आने के कारण जालौन, औरैया, हमीरपुर, बांदा में बाढ़ देखने को मिल रही है। वहीं शारदा नदी के जलस्तर के बढ़ने से लखीमपुर के पलिया में बाढ़ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। बाढ़ के कारण यूपी के 23 जिलों की हालत काफी बिगड़ चुकी है। वहीं पूर्वांचल में गंगा घाट तथा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गंगा किनारे बसे गांवों का संपर्क पूरी तरह से दूसरी जगहों से टूट चुका है। वहीं काशी में गंगा घाट डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान कम पड़ गए हैं। आपको बता दें कि मऊ और आजमगढ़ जिले में भी घाघरा नदी के उफान पर आने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। अक्टूबर के महीने में जब चारों ओर लोग तीज त्योहार की तैयारी में मशगूल हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी को अपना घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नदियों के किनारे कटान से गांवों से लेकर शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। खेत खलिहान पानी में समा गए हैं। लोगों को अब सरकारी मदद की उम्मीद बची है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकारी राहत का ऐलान कब होगा? क्या समय रहते इस तबाही से बचा जा सकता था? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ उत्तराखंड की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, वहां पर भी आपदा की स्थिति बनी। लगातार बारिश से वहां भी लोगों ने जान गंवाई और अब उत्तर प्रदेश के जिले भी उससे अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जो जिले हैं, करीब 23 जिले बताए जा रहे हैं, जहां पर जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। क्या प्रशासन, सरकार पहले इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या उनको जानकारी नहीं थी कि नदियों का जलस्तर बढ़ने वाला है? कई जो तो आपका ये फेल्योर है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी ये लापरवाही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में। लगातार जो अब उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित नजर आ रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना हो, बाकी जो नदियां हैं वहां का जलस्तर बढ़ा है। और जो गंगा किनारे जो लोग रह रहे हैं, बाकी नदियों के जो किनारे लोग रह रहे हैं, उन लोगों को हटाने के प्रयास भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कितनी मदद पहुंच रही है और क्या इसको रोका जा सकता था, पहले से तैयारी होती, इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से तमाम सारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण श्रीवास्तव हैं, संवाददाता हैं गोंडा से। उसके अलावा आमिर हैं हमारे साथ, संवाददाता लखीमपुर से। रामगोपाल लक्सर से हैं। अजहर मलिक काशीपुर से हैं। और इसके अलावा डॉक्टर भरत राज सिंह है, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक है। सर, स्वागत है आपका।
सबसे पहले प्रवीण आपके पास आएंगे, गोंडा के हालात इस वक्त क्या हैं और जो प्रशासन है क्या उसकी मदद लोगों तक पहुंच रही है जो प्रभावित है? सर कल शाम से यहाँ अचानक रात में पानी का बढ़ना शुरू हो गया। लोगों को इस चीज की आशंका नहीं थी और पूरे घरों में पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। हम इस समय जहाँ खड़े हुए हैं पानी के ऊपर एक तखत पड़ा हुआ, हम उस पर खड़े हुए हैं। सुबह जब हम यहाँ कवरेज के लिए आए थे तो गांव में पानी सिर्फ थोड़ा बहुत घुसा था, लेकिन इस समय पूरे सड़क पे पानी ही पानी है। जो पीछे एक बंधा बना हुआ है, रिंग बांध प्रशासन के द्वारा बंधवाया गया था, लेकिन प्रशासन के ये बंधा बंधवाया था उसके अंदर जितने इसके नदी के पेट में जितने गांव पड़ते हैं ये पिछले बंधे में इसको कर दिया गया था। ये पूरा गांव नकारा जो पूरा गांव है, कम से आधे दर्जन गांव पूरे तरीके से पानी में जल समा चुके हैं। इनके फसल प्रभावित हो चुके हैं। लोग प्लान कर रहे हैं, बंधे की तरफ जा रहे हैं। क्या प्रवीण जो अधिकारी हैं प्रशासन के, क्या उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? और क्या उनकी तरफ से जो वहां के रहने वाले हैं इलाकाई लोग, उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि पानी बहुत तेजी से आने वाला है, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, फिर प्रशासन उन्हें खुद वहां से शिफ्ट कराए? अब प्रशासन की तरफ से कल क्या कहते हैं अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है उन लोगों ने इनको ग्रामीणों को नहीं बताया था। सिर्फ जब रात में पानी बढ़ने लगा तो ग्रामीण अपने आप का अपने सामानों को व्यवस्थित करने लगे। यहाँ के जो एसडीएम या तहसीलदार हैं उनके द्वारा हमें किया जा रहा है, लेकिन वो बंधे पर ही कर रहे हैं। प्रशासन का कहना यह है कि जो रिंग बांध बंधवाया गया था उसके अंदर ये जो गांव बसे हुए हैं वहां ये प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, राम गोपाल बने हुए हैं लक्सर से हमारे साथ। राम गोपाल लक्सर की अगर बात करें तो आज तो जो है आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी आए थे, मुख्यमंत्री भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों की मदद की जाए। इस वक्त हालात कैसे हैं? कहा जा रहा है मौसम साफ हो गया है। शैलेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो चेतावनी कहीं ना कहीं जताई थी, एक मौसम सुहाना हुआ है, कहीं ना कहीं राहत बड़ी हुई खबर है। और साथ में जो रेस्क्यू लगातार जो उत्तराखंड में किया जा रहा है, यानी कि पहाड़ से लेकर के मैदान तक जिस तरीके की जो त्रासदी जो मची हुई है उत्तराखंड में, उसमें भी कहीं ना कहीं जो टीमें हैं लगातार जो रेस्क्यू कर रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू में जो गति है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण जहां मैदानी क्षेत्र में भी जो पानी का जो बहाव है वो लगातार तेज हुआ है। और साथ में सबसे जो बड़ा मेन जो कारण है प्लेन में, यानी कि जो देखने को मिला है पहाड़ों पर लगातार बारिश का जो जलस्तर है वो लगातार प्लेन की ओर खिंचाई, क्योंकि जो बैराज से काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। और यदि बात की जाए हरिद्वार बैराज, भीमगोंडा बैराज से, तो वहां पे भी काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। और साथ में क्योंकि इसकी सूचना पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी, पहले ही एक मॉनिटरिंग कर ली गई थी, जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या से एक मुख्य सचिव को फोन पर वार्ता भी की गई थी, तो साथ में एक मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश की जिस तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और अब आज जिस तरीके से जो अमित शाह हैं उनके द्वारा भी हवाई सर्वेक्षण किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के साथ साथ में जो प्रदेश के मुखिया हैं वो लगातार मॉनिटरिंग में और एक नजर बनाए हुए थे। साथ में केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ही प्रदेश में जिस तरीके से त्रासदी मची है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए थे। लेकिन हरिद्वार से लेकर के लक्सर तक, यानी हरिद्वार यदि बात की जाए कि जो त्रासदी मची है उसका असर कहीं ना कहीं यूपी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरिद्वार और लक्सर तक जिस तरीके से जो गंगा है वो लगातार जो है अपने बहाव को तेज करती हुई जा रही थी, क्योंकि जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा था। और उसी जलस्तर ने जो किसानों की हजारों बीघा जो भूमि है वो बिल्कुल तहस नहस कर दी है। क्योंकि इसका जो मेन कारण ये भी है कि जो बिजनौर का जो बैराज है वहां के जो डैम के जो दरवाजे हैं वो लगातार बंद थे, क्योंकि इसकी सूचना जिलाधिकारी को जैसे ही मिली, जिलाधिकारी ने तुरंत जो डीएम थे उनके द्वारा वार्ता की गई और साथ में एक मांग भी की गई कि जो बैराज है उसके दरवाजे खोल दिए जाए ताकि जो पानी का बहाव है वो कम हो सके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो फिलहाल यदि बात की जाए किसानों की जो काफी हजारों बीघा जो भूमि है वो जलमग्न हुई है, फसलें तबाह हुई है, जो किसानों की धान की फसल थी वो भी तबाह हुई है। लेकिन अब प्रशासन जो है इसके आकलन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब आकलन करना होगा प्रशासन को और साथ में जो किसानों का जो
फसलें जो तबाह हुई है उसका मुआवजे को लेकर भी कहीं ना कहीं अब तैयारी करनी होगी तहसील प्रशासन को, जिला प्रशासन को। तो ये कहा जा सकता है सिलेंडर की लगातार जो जिस तरीके से प्रदेश में त्रासदी मची है उसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ में प्रदेश के मुखिया और केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए थी। बिल्कुल, सभी कोशिश है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए और जो नुकसान हुआ है उसको कम करने की भी कोशिश है। अजहर बने हुए हमारे साथ, अजहर मलिक काशीपुर से। अजहर, अगर काशीपुर की बात करें इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि मौसम अब साफ हो गया है, लोग निकलना शुरू हो गए घर के। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो काशीपुर के हालात बिल्कुल सामान्य देखने को मिल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आसमान से मौत बरस पड़ रहा था पानी, उसके बाद यहाँ काशीपुर या फिर उधम सिंह नगर में भी अगर एक ही जनहानि का मामला सामने आया, लेकिन काशीपुर की अगर बात करी जाए तो काशीपुर में था कि नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, क्योंकि डैमों के पानी छोड़ने की सूचना लगातार प्रशासन द्वारा दी जा रही थी, लेकिन अभी तक इसी कोई जल 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 का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा नहरों के किनारे ले रहे लोगों से के संपर्क में मुआयना करा जा रहा है। अभी आज भी बात करी जाए तो माननीय विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा या फिर काशीपुर एसडीएम द्वारा भी नहर का मुआयना किया गया। ढेला नदी पहुंचकर उसका मुआयना किया, आसपास लोगों से बातें की, वार्तालाप की गई है, उनसे पूछा गया किसी तरीके की कोई समस्या उनके सामने तो नहीं आ रही है। जी अजहर, क्या जो अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस वक्त तैनात है, जैसा कि आप बता रहे हैं पानी छोड़ा जा सकता है, उसको लेकर क्या सूचना है, क्या पानी छोड़ा जा सकता है या फिर नहीं छोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे पानी ऊपर से छोड़ा जा रहा है। ढेला नदी का जल स्तर का कहीं ना कहीं जल लेवल तो बढ़ा ही है, लेकिन लगातार टीमें भी गठित हैं, बाढ़ चौकियां प्रशासन द्वारा बना दी गई हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं, तत्काल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, तत्काल मौके पर बार बार समय समय पर जाकर अधिकारियों द्वारा मुआयना किया जा रहा है। किसी तरीके की अभी तक भी कोई ऐसा सूचना नहीं कि अचानक जल स्तर बढ़े या फिर किसी को हानि हो। फिलहाल उधम सिंह नगर में एक ही मौत हुई थी, कोई बाकी दूसरी कोई घटना भी नहीं है, ना ही पशु हानि है। जी लेकिन अजहर, जो पानी छोड़े जाने की आपने बात कही, तो उसको लेकर क्या लोगों में डर है या फिर लोगों में कोई चिंता नहीं है? उन्हें लगता है जो होगा देखा जाएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जल स्तर की छोड़ने की बात करी गई थी, मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर घर घर जाकर लोगों को समझाया गया। लोगों में डर का माहौल था, लोगों ने पैकिंग भी कर ली थी, सामान पैक कर लिया था यहाँ से हटने के लिए। जिस तरीके से जल स्तर अगर अचानक बढ़ता तो लोग पूरे तैयार थे। फिलहाल डर देखने को मिल रहा मौसम को लेकर। कुदरत का एक ये कहर था, भयानक कहर था, दर्दनाक कहर था, जो जितने काफी उत्तराखंड में जान भी ले लिए जितने। जी ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र, माफ कीजिए, राम गोपाल हैं लक्सर से संवाददाता। आपको बता दें कृष्णपाल हैं श्रावस्ती से। कृष्णपाल, अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, श्रावस्ती में हालात फिलहाल अभी तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो है रविवार से यहाँ जो बारिश शुरू हुई तो लगभग रविवार से मंगलवार तक जाई थी। हालांकि बारिश तो थम गई है, लेकिन जो नदी राप्ती नदी यहाँ पर बह रही है उसमें लगातार उफान है, और नदी की जो आसपास के कछार के जो गाँव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और सैकड़ों बीघे जो धान की फसल है जो की लगभग पककर तैयार हो थी। कुछ कई स्थानों पर फसल जो खेतों में करके पड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से जो है चपेट में आ गई, और सैकड़ों गेहूं के जो फसल जो है बर्बाद कहा जा सकता है कि हो गई है। तमाम खेतों से जहां पर जो है बाढ़ का पानी गुजरा है वहां से पर जो है फसल बह गई है। किसान खेतों में जो है अपनी फसल को निकालते हुए देखे जा सकते हैं, कि हालांकि वो बचा नहीं सके। अपनी आंखों के सामने जो अपने अरमानों को उन्होंने बहते हुए देखा है। श्रावस्ती में अगर हम देखें चलें तो चौथी बार बाढ़ की स्थिति आई है इस वर्ष जो है बरसात में, और इस बार जो बाढ़ आई इसका किसी को कोई अनुमान नहीं था। सब लोग ही सोच रहे थे कि शायद अब बाढ़ नहीं आएगी, बरसात का मौसम समाप्त हो चुका है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाते जाते एक बार जो जख्म बरसात इस बार दे करके गई वो शायद ही भर पाएगा, क्योंकि यहाँ के हजारों किसान कहा जा सकता है कि इस बार से इस पानी से बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अगर कहीं पे कोई फसल धान की अगर बच भी जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पानी में डूबी हुई है उसका क्या उपयोग हो पाएगा किसानों के लिए, वो हम समझ में नहीं आ रहा है। किसान अब क्योंकि उनका जो पूरा दारोमदार होता है खेती पर ही निर्भर होता है। उनके चाहे वो बच्चे की पढ़ाई की फीस हो, चाहे घर खर्च चलाने का अन्य कोई साधन हो, या फिर खान पान की चीज हो, हर तरीके से वो जो है पूरी तरीके से खेती पर ही निर्भर होते हैं। जिस तरीके से इस बार ये बाढ़ आखिरी समय पर आई है,
निश्चित ये बहुत बड़ा दर्द देकर के श्रावस्ती वासियों को गई है। आज की स्थिति अगर हम देखें चैलेंज तो बहुत अभी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जहां तक राप्ती नदी का जलस्तर वो भी अभी भी खतरा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो राप्ती बैराज के असिस्टेंट है उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि लगभग जो है 25 सेंटीमीटर राप्ती नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अभी भी दर्जनों गांव, जो जमुना क्षेत्र के दर्जनों गांव जो है वो अभी बाढ़ की चपेट में पूरी तरीके से है। जहां तक अगर हम संपर्क मार्ग की बात करें तो भिनगा और जमुना के बीच जो सीधा संपर्क मार्ग है उसको भी पानी चल रहा है और कई जगहों पर मार्ग कट चुका है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग भी कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। इससे सैकड़ों लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जिला मुख्यालय बिरगा पर जमुना के लोग नहीं आ जा सकते हैं। ये तौर पर अगर मुख्यालय पर किसी काम के लिए आना है तो बहुत दूरी का चक्कर लगाना होगा। हालांकि प्रशासन फौरी तौर पर क्या कर सकता है वो कर रहा है। लगातार जो जिला कृषि अधिकारी हैं, जिला कृषि निदेशक हैं, इनके द्वारा लगातार गांव जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर जाकर के जो स्थिति का आकलन है उसको किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि इस वर्ष जो बारिश हुई है उसमें 2 से 3 बार बाढ़ इससे पहले भी आई है और उसमें भी काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। सड़कों का जो दुर्दशा हुई है वो तो सबके सामने रही ही है। तो ये है कि प्रशासन शासन के द्वारा क्षति का आकलन तो कराया जाता है, लेकिन उनको किसानों को कब इसका मुआवजा मिलेगा, कब उनको जो है उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सकेगा, ये बहुत बड़ी बात। कृष्णपाल, अगर बात करें अभी पिछले एक महीने की, उसके पहले भी बाढ़ जैसे हालात थे श्रावस्ती में, तभी पानी खेतों तक पहुंच गया था, घरों तक पहुंच गया था, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था नदी का। लेकिन इस बार जो अचानक से ये पानी बढ़ा है, खेतों तक पानी पहुंच गया है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं था, प्रशासन को जानकारी नहीं थी ताकि लोगों को आगाह किया जा सके और उनको पहले से ही वहां से हटाया जा सके। बिल्कुल सलाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम जो इस बार बाढ़ आई है या बारिश हुई इसके लिए नहीं था। जो अखबार में या टीवी चैनलों पर जो खबरें चली कि जो है मानसून बन रहा है और तूफान आने वाला है, इसको लोगों ने पढ़ा और देखा और सुना। उसी तौर पर जो लोगों ने अपनी तरफ से जो सुरक्षा और बचाव के इंतजाम किए। लेकिन आप सोचिए कि जो फसलें खेतों में खड़ी एकदम तैयार खड़ी हैं, जो फसलें खेतों में काट करके पड़ी हुई हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता था? इतनी जल्दी कोई इंतजाम नहीं थे जो उन फसलों को बचाया सके। और सैकड़ों के सैकड़ों बीघे फसल ऐसे किसानों की जो उनकी आंखों के सामने बर्बाद हुई हो गई। हमने अपनी आंखों से धान की फसलों को जो है इस बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा है। दर्द को बयां नहीं किया जा सकता है। सोचिए जिसके पास 4 बीघे 6 बीघे और 10 बीघे की फसल थी और वो फसल अगर बाढ़ के पानी में बह गई तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पता नहीं कितने अरमान उससे जो इन फसलों को लेकर के पाल रखे थे। तो निश्चित तौर पर ये बाढ़ जो आई बहुत बड़ा जो, क्योंकि आखिरी समय पर आई थी। हम आपको और बता दें कि जो तमाम खेत जो खाली पड़े थे, जिनमें जो तिलहन फसल को बुआई के लिए किसान तैयारियां कर रहे थे, वहां पर भी क्योंकि खेतों में इतना पानी भर गया है कि शायद वो महीनों बाद निकल पाएगा। तो जो आने वाली फसल है उसकी बुआई भी वो समय से नहीं कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर इधर तो जो उनका नुकसान हुआ है, आने वाले समय भी उनका नुकसान बाढ़ देख करके जाएगी। कृष्णपाल, धान की जो कटाई थी वो भी हो चुकी थी, धान भी काफी ज्यादा संख्या में रखा हुआ था खेतों में, तो क्या उस धान खरीदी में लेट लतीफी हो गई? सरकार की तरफ धान नहीं खरीदा गया, उसका भी असर देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए धान अभी खरीदारी का तो सवाल नहीं उठता। अभी खरीदारी नहीं शुरू हुई, खरीदारी 1 नवंबर से शुरू होनी है। लेकिन जो अभी कटाई और मड़ाई का काम था धान का, वो जिस समय किसानों द्वारा किया जा रहा था, किसान अपनी जो फसल जो तैयार उनकी थी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे कि उसको काट करके और मड़ाई करके अपने घर में रखें, उसके बाद बिक्री की जो है काम की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ही कटाई और मड़ाई का काम चला तभी ये बाढ़ आ गई, उनको ये चोट दे करके गई है। ठीक है, राम गोपाल ही बने हुए हमारे साथ। वापस हम आएंगे, डॉक्टर भरत राज सिंह वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। भरत राज जी, अगर बात करें जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से सूचना दे दी गई थी सरकार को कि बारिश होने वाली है, उसके बाद भी अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है, क्या प्रशासन और बेहतर तैयारी नहीं कर सकता था? और इस बार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें खासकर जिलों में, यहाँ तो कुछ अलर्ट भी नहीं जारी किया गया कि बाढ़ जैसे हालात बनने वाले हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी सूचना पहले दे दी, जैसा आपने ही बताया कि 18, 19, 20 में ये बेहद रूप से रेड एंड येलो अलर्ट भी उन्होंने दर्शा दिया था और न्यूज़पेपर में इसमें बराबर खास सभी को मालूम है कि ये अलर्ट जो होते हैं रेड येलो, और ये अपने में क्षमता को प्रदर्शित करते किस वेग से पानी आएगा। प्रश्न ये होता है कि शायद पूरे भारतवर्ष या विश्व में इसका अंदाजा ही नहीं है कि साइक्लोनिक रेन पहले आती नहीं थी। और ये
जलवायु के परिवर्तन के कारण ये हो रहा है, लोकलाइज्ड तरीके से बारिश हो रही है। इसको बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। हम लोग इसको विश्व स्तर पर चर्चा भी करते हैं और विश्व स्तर पर इसका अध्ययन भी किया है। इसका मुख्य कारण है कि देखिए मानसूनी बारिश नहीं आ रही है। मानसूनी तो ये एक्सपेक्ट भी पहले से नहीं किया गया था कि ऐसा हो सकता है, ये भी बड़ा कारण है जो तैयारी नहीं की जा सकी। सर आप बने रहिए, बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन्हीं जिलों पे की राहत बचाव कार्य जो किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो कितना बेहतर है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में बात कर रहे हैं कुदरत के कहर की। पहले पहाड़ों पर यह कहर बरपा, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लापता हैं, रेस्क्यू अभी भी जारी है और मदद का ऐलान भी किया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं और कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कई लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा है कई जिले में। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर भरत राज सिंह है, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर भरत राज जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो जलवायु परिवर्तन है, अचानक से परिवर्तन होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है सर और कैसे इसे रोका जा सकता है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसके कारण जो वैश्विक तापमान बढ़ा उसकी वजह से आर्कटिक सी, जिसको कि दुनिया में इसको प्रसारित नहीं किया जा रहा है, ना लोगों को बताया जा रहा, अंटार्कटिका पर 57.8% बर्फ जो है, जो लाखों साल से तैयार है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की, और पिघलने का मुख्य कारण यही है, वैश्विक तापमान। और उसके पिघलने के साथ ही जहां जहां इसका असर होता है, समुद्र में पहुंचे, शरीर, और इसके जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण से हमें 15 से 20 फीट ऊंचाई पर, 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ये छोटे छोटे बूंदे जो 30 और 40 माइनस डिग्री टेम्परेचर में, जैसे हवाई जहाज भी 30,000 फीट पर ऊपर जाती है, टेम्परेचर होता, वहां जाकर के सेटल हो गई पूरे होता। और जब भी थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन हुआ, धूप बढ़ गई और उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ उस जगह, तो तुरंत बादल बनते हैं, तुरंत घनघोर बारिश की संभावना है। ये अभी आपको मैं बता दूं, जनता भी, कि अगर मौसम बदल रहा, मौसम सेटल हो रहा है, उस मौसम के सेटलिंग के टाइम में जहां धूप बढ़ी तो दूसरे तीसरे दिन अवश्य ही बारिश बहुत तेज आएगी और धीरे धीरे ये टेम्परेचर एडजस्ट होगा। उस टेम्परेचर एडजस्ट करने के बाद बारिश फिर शांत होगी। लेकिन पूरे आप देखिए वर्ष की स्थिति देखिए तो साइक्लोनिक इफेक्ट पहले समुद्र के किनारे आया, पहले 4-4 साल में एक बार आता था, अब जो है पीछे 2 साल में एक बार आना शुरू हुआ, अब हर साल 4-4 बार आ रहा। पूरे भारत वर्ष तो 3 किनारों से समुद्र से घिरा हुआ, 40% आपकी भारतवर्ष की आबादी इसकी समुद्र के किनारे जिलों में है। तो ये स्थिति है, इस पर गंभीरता से चिंतन प्रशासन शासन को करना पड़ेगा और वहां के रहने वालों को भी अपने को कहीं न कहीं बिल्कुल सरकार के साथ साथ जो उस जगह में बसे हुए हैं, जो इलाकाई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको भी इस बारे में सोचना होगा कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएं। सबकी सहभागिता जरूरी है। हमारे साथ आमिर बने हुए हैं लखीमपुर से, कई लोग भी मौजूद हैं आमिर के साथ। आमिर, लखीमपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी खेतों तक पहुंच गया है और लोग परेशान है, क्या प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है? जी शैलेंद्र, अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में लगातार इस कुदरत का जो कहर है पानी की शक्ल में बरस रहा है। हम अगर 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में इस लखीमपुर में 3 नाव पलट चुकी हैं अलग अलग जगह पर। एक धौरारा तहसील के एक मियापुर गांव में हुआ, इसके अलावा एक और गांव था जहां पर 18 लोग नाव पानी में पलट गए थे। इस वक्त मैं खड़ा हूं जो लखीमपुर सदर की ब्लॉक है नवापुर गांव, इसके पीछे हम आपको बता दें यहाँ पर आज एक जो दुर्घटना हुई है, नाव पलटी है, उसमें बताते हैं 25 लोग सवार थे, एक आदमी की उसमें मौत हो गई, उसका शव मिला है। इसके अलावा भी कई लोग उसमें जो गायब है जिनको ढूंढा जा रहा है लगातार। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पर जो रेस्क्यू जो चल रहा है उसमें हिस्सा लिया और लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है। हम लोगों से बात करते हैं। ये बताइए जो अचानक ये बाढ़ आई है इसमें क्या कहना आपका? अचानक बाढ़ आई है, अचानक क्या कहना क्या है, ये तो अब कुदरत ही जाने। अब ये क्या है कि गरीब आदमी तो बहुत ही परेशान हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। फसलें बर्बाद हो गई, सुनने में ये है लोगों के फसलें भी चली गई, धान वान हो गई। अच्छा ये बताइए कितना इलाका प्रभावित है यहाँ पे? यहाँ पे कई गांव प्रभावित है, लमसम में कुछ नहीं कम से कम 200-250 गाँव, 200-250 गाँव है यहाँ पे पास में। आज जो दुर्घटना हुई उसको क्या कारण मानते हैं इसमें?
तो प्रशासन की लापरवाही है, इसी के कारण हुआ है। इससे पहले भी प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पे अपना टीम वगैरह ये सब रखना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया गया था, उसके बाद ये नाव चल रही थी, इसके लिए प्रशासन को नजर रखना चाहिए था, क्योंकि लगातार इस तरीके की आमिर, नाव पलटने की घटना कई आई हैं, कई घटनाएं नाव पलटी, लोगों की मौत हो गई। तो इसको लेकर प्रशासन ने पहले से आगाह नहीं किया था कि अभी नाव पे मत सवारी करें, और जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर के जो प्रशासन जिलाधिकारी हैं, जो बाकी अधिकारी, उन्होंने कोई जो लोगों को बीच जाकर नहीं बताया था, कोई नोटिस जारी नहीं किया था? देखिए, आपको बता दें कि 19 तारीख को जब बनबसा बैराज से जब पानी छोड़ा गया था, तो शुरुआती दौर में 2.5 लाख क्यूसेक पानी था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिर में 5.5 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया, तो जितने इलाके हैं, या चाहे पलिया तहसील हो, चाहे यहाँ पर निगासन तहसील हो या लखीमपुर तहसील हो, इन तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया था, मुनादी करवा दी गई थी और ये कहा गया था कि ये लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए, जिस तरीके से पिछली बारों में, बिल्कुल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि कह देने से नहीं होता, उनको भी वहां से शिफ्ट कराना चाहिए अगर किसी के पास जाने के साधन नहीं है। आमिर, बने रहिए, बाकी लोग भी बने रहें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और जिलों से हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप, और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे, और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था, और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं अचानक से कुदरत का कहर बरपा। उत्तराखंड जो पहाड़ हैं, पहले वहां पर बारिश ने कहर बरपाया, कई लोगों की जानें चली गई। अब यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। कई सारे जिले बाढ़ की चपेट में हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ये बाढ़ आ जाएगी, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर भरत राज हैं, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक हैं।
सबसे पहले धर्मेंद्र के पास आएंगे हम। धर्मेंद्र पीलीभीत से बने हुए। धर्मेंद्र, अगर पीलीभीत की बात करें तो वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं और प्रशासन क्या कुछ मदद कर रहा है? शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, पीलीभीत की स्थिति अभी दयनीय बनी हुई है। दर्जनों गांव प्रभावित हैं यहाँ पर, और आज जल शक्ति मंत्री यहाँ आए हुए थे महेंद्र सिंह। उन्होंने खुद जो है प्लेन द्वारा दौरा किया यहाँ पर, तो उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि 49 गांव यहाँ प्रभावित हैं। लेकिन अगर बात करें जमीनी हकीकत, 100 से ज्यादा गांव यहाँ प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरादा नदी है उसके जो क्षेत्र है उसके बराबर से जो गांव लगे हुए हैं, वहां भी करीब 85 गांव तो वहां है। उसके बाद एक दोहा नदी और पड़ती है, देवा नदी पीलीभीत के पड़ोस से गुजरती है। यहाँ भी जो है जो गाँव है, यहाँ भी 85 गाँव इसके चपेट में आए हुए हैं। जी धर्मेंद्र, क्या जो इलाकाई लोग हैं उनको जानकारी नहीं थी कि अचानक से जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर प्रशासन ने उनको जानकारी नहीं पहुंचाई कि आप लोग यहां से शिफ्ट कर जाइए, या उनको खुद वहां से शिफ्ट कराने का काम करता प्रशासन? बिल्कुल आपको बताना चाहूँ, प्रशासन का तो कहना है कि हमने इनको सूचना दे दी थी, लेकिन जो सादा किनारे बसे हुए वो खलियान ही काफी पड़ता है, तो वो लोग प्लान कर रहे थे। लेकिन जब तक एकदम पानी ज्यादा एकदम छोड़े जाने की वजह से वहां पर ज्यादा पानी भरा हो गया और लोग नहीं निकल पाए। और अभी जो मंत्री ने आज दौरा किया, बताए जाने के अनुसार अभी भी 6 लोग जंगल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा उनको रेस्क्यू करने के लिए टीम लगी हुई है। जी धर्मेंद्र, कितना नुकसान पहुंचा है वहां के लोगों को? क्या कोई जनहानि भी हुई है? और बाकी जो फसलों की बात करें, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, यहाँ जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ फसल हानि हुई है, पशु हानि हुई है। और यहाँ जो मंत्री आज आए थे उन्होंने ये भी कहा कि जो फसल हानि हुई है उसके हिसाब से उनको जो हमारे लेखपाल हैं, सचिव हैं, उनके द्वारा मुआयना करवा के, जांच करवा के उनको यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद जो पशु हानि हुई है उसको भी आंकलन कराया जाएगा कि उनके पशु क्या कीमत के थे, उस आधार पर उनको जो है यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर भरत राज जी हैं। डॉक्टर भरत राज जी, जैसा आपने कहा था कि अभी ब्रेक से पहले की एक कोशिश होनी चाहिए सरकारों की भी, और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन नागरिकों की भी कोशिश होनी चाहिए ताकि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसे रोका जाए। अक्सर हम देखते हैं कि विश्व स्तरीय मीटिंग भी होती हैं, तमाम सारे देश भी शामिल होते हैं, जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें। तो सर, उस दिशा में मीटिंगें तो होती हैं, उस पर काम कितना हो पाया है, क्यों नहीं हो पाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश है सर। इतना ही बताना चाहूंगा, क्योंकि ये परिवर्तन अगर देखा जाए तो विश्व स्तर में पहले अमेरिका से शुरू हुआ, उसके बाद ही यूएन देशों में हुआ, जापान और बाद हुआ। लेकिन यूएन देश में अगर आप देखें, छोटे छोटे है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अगर वहां का आप 2 साल पहले का आंकड़ा देखें तो जितना अतिवृष्टि जलवृष्टि हुई है उससे तमाम चीजें बह गई, सब चीजें। ये तो आपको आंकड़े जब विश्व स्तर पर फैल रहा है तो हमारे भारतवर्ष को भी चिंतित करके पहले करनी चाहिए। और तैयारी न होने की वजह से अभी कोस्टल एरिया में केवल समुद्र के किनारे पर ये तैयारी कर रहे। अब ये स्थिति इस साल ये जो अतिवृष्टि है, देखिए इसका इफेक्ट पहाड़ों पर जितना बुरा हुआ है वो क्षति आप लोग, लेकिन अब जो मैदानी इलाकों में हो रहा है, फसल नष्ट हो रही है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, पशु हानि हो रही है, इसके लिए अभी गवर्नमेंट अपने में तैयार नहीं है। इसको पूरे को अलर्ट मोड, जैसे समुद्र के किनारे की जाती है ऐसे अलर्ट मोड पूरे प्रशासन को जिलों में करना पड़ेगा। केवल हम लोगों के वजह से अगर वो पत्रिकाओं में निकल गया कि रेड अलर्ट और ये, इससे नहीं है। प्रशासन को पूरे तैयार होना पड़ेगा, लोगों को जगह जगह हटाना पड़ेगा। अतिवृष्टि का कारण क्या, वो तलाश कर चुके हैं। अब उनको अगर उसमें उतना पानी पड़ रहा है तो उसको खोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। और उस मजबूरी का फायदा देखिए नुकसान क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी जहाँ भी इस टाइप के जलाशय हैं वो भरते हुए अगर वो छोड़ दिए गए तो नेचुरल, ये तो जो नेचुरल प्रकृति का आपदा है उससे बढ़ करके आपदा हो रही है। ये चीजें हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहद रूप पे तैयार होना पड़ेगा। लोगों को जन जागृत की तरीके से तैयार करना पड़ेगा।
ये जो चीजें हो चुकी, घटनाएं बढ़ चुकी हैं, उसको इमीडिएट रोका नहीं है। इस पे केवल रोकने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने को बचाएं। ये तो बहुत लंबा विषय है कि इसको हम जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ उसको कैसे हम रोक पाए। तो एक बहुत लंबा, ये आज का नहीं, 1.5 साल से बिल्कुल लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी इन समस्याओं से हम बच सकते हैं, इस नुकसान से बच सकते हैं। आप सभी लोग बने रहिए, एक ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ अलग अलग जिलों से जो संवाददाता उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहां इस वक्त हालात क्या हैं और प्रशासन कितनी मदद कर रहा है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद अभी भी रेस्क्यू जारी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इस जल स्तर के बढ़ने से प्रभावित हैं। कई जगह लोगों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की फसलें खराब हो गई। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम वापस आएंगे, हमारे साथ कृष्णपाल बने हुए श्रावस्ती से। कृष्णपाल, जैसा कि श्रावस्ती की बात करें, अभी कुछ महीने पहले भी वहां पर ऐसी आपदा जैसे हालात थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने दौरा किया था, प्रशासन के अधिकारियों से दिशा निर्देश दिए थे और राहत बचाव कार्य मदद की बात भी कही गई थी। क्या अब वो मदद पहुंच पा रही है? देखिए, बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदद उस तरीके की नहीं लोगों के पास पहुंच पा रही जिस तरीके से लोग अपेक्षाएं करते थे या जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें थी। उस तरीके की मदद अब भी जो है, जो बाढ़ के पीड़ित है, कटान के पीड़ित है, उनको नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये होता है कि सरकारी जो मिशनरियां हैं वो जाती हैं लोगों के द्वार तक, उनको जाती हैं, उनको जो है तसल्ली भी दी जाती है, लेकिन जो लोगों अपेक्षाएं लोग करते हैं उस तरीके से नहीं। हम आपको बता दें कि अगस्त में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आए थे, उससे पहले भी बाढ़ आ चुकी थी यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने तमाम बैठकें की थी, मैराथन बैठक हुई थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद इसके बाद अब स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इससे पहले भी जब ये बारिश शुरू हुई रविवार को, उस दिन भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम श्रावस्ती में लगा हुआ था, लेकिन बारिश के कारण वो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हट गया था। उसके बाद से लगातार रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है। और इसके बाद जो पहाड़, जो यहाँ से श्रावस्ती से सटा हुआ पहाड़ है, तो वहां पर भी जो बारिश हुई, उसके बाद नदियों का जलस्तर एकाएक बढ़ा है। और उसके बाद से जो नदी के जमुना इलाके के या भिंगा तहसील क्षेत्र के जो कहा सकता है कि अब से कम 2 दर्जन से अधिक गांव है जो पूरी तरीके से बाढ़ से घिर गए, और सैकड़ों बीघे फसल जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो है धान की फसल जो है बाढ़ में तबाह हो गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों को मदद मिली चाहिए, कृष्णपाल, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। वो लोग जो घर में वहां पे पानी भर गया है, वो दूसरे स्थानों पर अगर जा रहे हैं तो पलायन के लिए जो उनके रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन ने की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फौरी तौर पर तो उनको जो है, जो प्रशासन के द्वारा खाने के लिए पैकेट वगैरह तो मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन जो है उसके रहने के लिए अभी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया। तो बांध के ऊपर हुआ या सड़क के किनारे, पटरियों के किनारे हुआ, वो जो है खुद पन्नी तान करके अपना गुजर बसर किसी तरीके से कर रहे हैं। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ये होता है कि लंच पैकेट की व्यवस्था वगैरह करा देता है, लेकिन वो जो है लंबे दौर की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, वो क्षणिक प्रक्रिया होती है। और इस तरीके से ये भी देखने को मिला है कभी कई गाँव में, कई जगहों पर जो कई दिनों तक लोगों को भी रहना पड़ रहा है। तो निश्चित
तौर पर जिस तरीके से हम बता रहे हैं, पहले से लगातार बताते रहे कि इससे पहले श्रावस्ती 3 बार बाढ़ की जो इस बरसात कह सकते हैं कि शिवपाल इस बार प्रशासन ने भी अनुमान नहीं लगाया था, उसको भी जानकारी नहीं थी इस तरह से जल स्तर बढ़ जाएगा कि पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा, फसलों को बर्बाद कर देगा। ये भी बड़ा कारण है जो मदद नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, जो इस तरीके से ये बाढ़ आई है, जो इस तरीके से इस बार आखिरी समय में जो है मानसून ये बारिश हुई है, उस मानसून का अनुमान किसी को नहीं था कि इस दौरान जो है इतनी भयंकर बारिश होगी, उस तरीके से बाढ़ की स्थिति आएगी। अगर ऐसी जानकारी हो तो निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा ये कहा जा सकता है कि मिसमैच हुआ है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो नदी के कछार के इलाके हैं, उनके द्वारा और प्रशासन के बीच मिसमैच हुआ है। अगर उनके बीच जो है उनकी कन्वे होता, जो सूचनाएं समय से पहुंच जाती, तो निश्चित तौर पर जो गाँव में पानी भरा और जो लोगों का जो गृहस्थी बर्बाद हुई इतनी भयंकर तरीके से बर्बाद नहीं हुई, जितनी भयंकर तरीके से बर्बाद हुई तो हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन और जो ग्रामीण इलाके हैं उनके बीच कहीं ना कहीं से मिसमैचिंग हुई। बिल्कुल। धर्मेंद्र बने हुए पीलीभीत से। धर्मेंद्र, पीलीभीत की अगर बात करें, कुछ लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करें, पूछे क्या प्रशासन मदद कर रहा है इस वक्त स्थानीय लोगों की। जी बिल्कुल, आपको हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, पीलीभीत में जो इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या इस समय प्रशासन क्या मदद कर रहा है लोगों की और क्या स्थिति बनी हुई है? जी ऐसा है, देखिए भाई साहब, प्रशासन तो कह देता है कि हाँ ये राहत पैकेज दिया जाएगा या ये किया जाएगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पे अगर आप देखोगे, कई गाँव में ज्यादातर यहाँ किसानों का एरिया है चारों तरफ। अभी आलू की फसल भी लगाई हुई थी किसानों ने पूरी तरह। मैं अभी इन 2 दिनों में लगभग 100 किलोमीटर एरिया का मैंने चक्कर काटा है, देखें क्या हो रहा है। आलू की फसल और सबसे ज्यादा धान की फसल का नुकसान हुआ है। पहले ही हमें रेट नहीं मिला था, 1100-1200 रुपए तक हमने धान बेचा था। पूर्णपुर क्या स्थिति है? जो पूर्णपुर और कलीनगर तहसील में जो बाढ़ आई हुई है, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ आपने देखा है? परसों से हमें पता लगा था, रात में हम लोग गए भी थे रामनगर की तरफ, और वहाँ तो परसों ही गांव में पानी भर गया था। और वहाँ लेकिन कई गुरुद्वारों से लंगर की सेवा भी की थी, और कई शेड भी हम लोगों ने पल्लियों के बनाए थे, जिससे वहाँ के लोग रह सके। आके उस साइड में कुछ ज्यादा ही पानी आया है, रामनगर, माधोटांडा। धर्मेंद्र, इनसे पूछिए क्या इन्होंने पहले से ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से पानी बढ़ जाएगा? लेकिन अभी क्या है, जल जी आपको क्या लगता था पहले से? आपको लगता था कि यहाँ पानी भर जाएगा, यहाँ ऐसी जो है आपदा आ जाएगी? आपको लगता था पहले? क्या है कि ऐसे भी मौसम विभाग ने कई बार कहा है कि बरसात होगी, लेकिन बरसात होती नहीं थी। मौसम विभाग के हिसाब से हम लोग चलते भी थे। आज से पहले भी ऐसा कभी हुआ है? पहले एक बार बहुत बिल्कुल, तो पहले से लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह से बारिश का जो पानी है, जल स्तर है, बढ़ेगा, लोगों को इतना नुकसान पहुंचेगा। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले, तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया, तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले, और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे, बस
रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में बात कर रहे हैं कुदरत के कहर की। लगातार बारिश से पहले पहाड़ में हालात खराब हुए, लोगों की मौत हुई और अब जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इससे प्रभावित हैं, जहां अभी तक कई जगह प्रशासन भी मदद को आगे नहीं आया। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हम प्रवीण के पास आएंगे, गोंडा से प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण, अगर गोंडा की बात करें तो अब तक प्रशासन की तरफ से क्या मदद की गई? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं हुई। इस समय मैं मौजूद हूँ उस समय नकहरा के गांव में, जो मैं बंधे पे मौजूद हूँ, चारों तरफ अंधेरा ही है। अभी तक जो लाइट थी प्रशासन की तरफ से उसको भी कटवा दिया गया है। पानी पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं और पूरे तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस समय ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो पानी बढ़ रहे हैं, उसके बाद अंधेरा। क्योंकि पहले तो मिट्टी का तेल भी मिल जाता था, लेकिन इस समय मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है और बिजली कटवा दी गई है। और कल रात से पानी बढ़ रहा था, उससे ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही थी। दिन में तो किसी तरीके से वो अपने सामान को लेके ऊपर आए हैं, अपने फसलों को भी कुछ बचा पाए हैं। लेकिन इस अंधेरे में छोटे छोटे बच्चे और ये बुढ़े कहाँ जाएं? अंधेरे में अगर रहेंगे तो किस रोशनी में रहें? मैं जहाँ इस समय खड़ा हूँ, प्रवीण जानकारी, घरों तक पानी पहुंच चुका है? बिल्कुल घरों तक पानी पहुंच चुका है। तो अगर घरों तक पानी पहुंच गया तो वो लोग वहां से पलायन नहीं कर रहे, शिफ्ट नहीं कर रहे कहीं और जाने के लिए? वो कुछ लोग बंधे पर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने छतों पे जा रहे हैं। छतों पर जा रहे हैं। कुछ लोग अपने छतों पे रह के अपना कागज सामान वामान रख के अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, तो कुछ वो लोग बंधे पर आ रहे हैं। तो प्रवीण, प्रशासन की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है? अक्सर हम देखते हैं प्रशासन लंच पैकेट्स बांटता है या सूखा राशन देता है। अभी प्रशासन की तरफ से कोई मुहैया नहीं, इन लोगों को सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। सिर्फ ये बता दिया गया था, कल अलर्ट जारी किया गया था कि पानी आने वाला। लेकिन जहां तक मुझे ये है ठीक कि है, जिला प्रशासन को राम गोपाल ही बने हमारे साथ। राम गोपाल, अगर लक्सर की बात करें तो लक्सर में इस वक्त जैसी जानकारी, मौसम साफ है, रेस्क्यू भी कर रही है जो टीमें हैं प्रशासन की। तो क्या अब लोगों की क्या अपील है? क्या लोगों को अभी भी शिकायत है प्रशासन से? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से लगातार जो सिर्फ उत्तराखंड में जो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ये गोला नदी हो या फिर नैनीताल हो या फिर बात की जाए पहाड़ से लेकर के मैदान यानी कि हरिद्वार देहात क्षेत्र की, क्योंकि सबसे जो मेन कारण है वो त्रासदी कहीं ना कहीं तटबंध के किनारे, यानी कि जिस तरीके से गंगा यानी बाणगंगा का जलस्तर जैसे बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जो जलस्तर है वो किसानों की फसलों में घुसा है। क्योंकि तटबंध यदि पक्का यानी कि प्रशासन की तरफ से मजबूत दावे यहाँ इस तरीके से किए जाते हैं, अगर उस तटबंध की मरम्मत बिल्कुल प्रशासन जो दावे करती है, अगर वो दावे जमीन पर भी नजर आए तो तस्वीर दूसरी होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर भरत राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे थे पहाड़ों में जो बारिश हुई उससे कितना नुकसान पहुंचा। अब हालात उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खराब हैं, कई जिलों में प्रशासन मदद को आगे नहीं आ रहा है। देखने वाली बात होगी क्या इस कार्यक्रम के जरिए जो हम खबर पहुंचाते हैं हुक्मरानों तक उसका असर पड़ेगा, लोगों को मदद पहुंचेगी। फिलहाल सुबह बोलेगा में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा